नमस्कार, मैं हूं साक्षी सिंह। स्वागत है आपका वीएनएम टीवी के बुलेटिन में। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। जंग के बीच एलपीजी लेकर भारत आया शिवालिक। युद्ध की स्थिति में भारत पहुंचने वाला पहला भारतीय जहाज। युद्ध की स्थिति में गुजरात सरकार के बड़े निर्णय। पीएनजी एलपीजी दोनों कनेक्शन हो तो करना होगा सरेंडर। बीसी चुनाव मामले हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। किरण मोरे समेत 4 उम्मीदवार अयोग्य। भारत में बढ़ रही एलपीजी गैस की किल्लत के बीच एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी जंग के बीच एलपीजी कैरियर जहाज शिवालिक कतर से गैस लेकर भारत पहुंच गया है। यह जहाज सोमवार शाम 5 बजे गुजरात के मुद्रा पोर्ट पर पहुंचा। शिवालिक जहाज पर करीब 46,000 मीट्रिक टन एलपीजी लदी है, जो लगभग 32.4 लाख घरेलू गैस सिलेंडरों के बराबर बताई जा रही है। यह जहाज 14 मार्च को होर्मुज़ स्ट्रेट पार कर भारत की ओर रवाना हुआ था। मिडल ईस्ट में जारी संघर्ष के बीच यह भारत पहुंचने वाला पहला एलपीजी जहाज है। शिपिंग मंत्रालय के मुताबिक नंदा देवी नाम का जहाज भी करीब 46,000 टन एलपीजी लेकर भारत आ रहा है और उसके कल पहुंचने की संभावना है। वहीं जग लाड़की जहाज करीब 81,000 टन मुर्बान कच्चा तेल लेकर भारत की ओर आ रहा है और इसके भी कल मुद्रा बंदरगाह पहुंचने की उम्मीद है। હાલ કોઈ ધારાસભ્ય કે સાંસદ અહીંયા હાજર નથી, પરંતુ મુદ્રા પોર્ટ છે તેમના પ્રશાસન વહીવટી અધિકારીઓ છે તે અહીંયા પહોંચ્યા છે ને પોઝિશન તૈયારીઓ તમારા દ્વારા તમામ પૂર્ણ કરી દેવામાં આવશે। गुजरात में गैस आपूर्ति की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार सक्रिय हो गई है। सरकार ने इस स्थिति के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। गांधीनगर विधानसभा परिसर में राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2026-27 के बजट के संबंध में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें नागरिकों से राज्य में एलपीजी से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए राज्य हेल्पलाइन नंबर 1800-232-0222 पर संपर्क करने का अनुरोध किया गया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव मोना खंडार ने एलपीजी आपूर्ति से संबंधित मुद्दों पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि राज्य में नागरिकों के लिए घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की पर्याप्त आपूर्ति है और बफर स्टॉक में लगातार वृद्धि हो रही है। केंद्र सरकार के साथ निरंतर समन्वय में राज्य सरकार द्वारा सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही है। घरेलू और व्यावसायिक उपयोग के लिए राज्य में पर्याप्त मात्रा में एलपीजी भी उपलब्ध है। एलपीजी आपूर्ति में सामान्य से लगभग 20% की वृद्धि हुई है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि राज्य में एलपीजी आपूर्ति में वर्तमान में सामान्य से लगभग 20% की वृद्धि हुई है। हालांकि ये निर्णय लिया गया है कि जिन क्षेत्रों में पीएनजी नेटवर्क उपलब्ध नहीं है, वहां एलपीजी कनेक्शन 70% की सीमा के भीतर ही प्रदान किए जाएंगे। मोना खंडार ने कहा कि फिलहाल घरेलू और व्यावसायिक एलपीजी उपयोगकर्ताओं को पीएनजी में बदलने की प्रक्रिया को प्राथमिकता दी जा रही है। जिनके पास पीएनजी और एलपीजी दोनों कनेक्शन हैं, उन्हें बुधवार तक अपने एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करने होंगे। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में एलपीजी की आपूर्ति के साथ साथ केरोसिन के वितरण की भी व्यवस्था की जा रही है। मोना खंडार के अनुसार एलपीजी के अतिरिक्त ये मात्रा उपलब्ध कराई गई है। केंद्र सरकार ने 1452
किलोलीटर केरोसिन आवंटित किया है, जिसमें से 36,000 लीटर केरोसिन प्रत्येक जिले को आवंटित किया गया है। इसमें प्रति परिवार 5 लीटर और प्रति संस्थान 25 लीटर केरोसिन आवंटित किया जाएगा। इसके लिए आवश्यक व्यवस्था की जा रही है। बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन चुनाव मामले में किरण मोरे समेत 4 उम्मीदवारों को बड़ा झटका लगा है। बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन यानी बीसीए के चुनाव को लेकर गुजरात हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। बड़ौदा के प्रवीप सिंह सोलंकी और रामचंद्र प्रजापति द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर किरण मोरे, अमूल जिकार, अनंत इंदुलकर और अमर पेटीवाला को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। याचिकाकर्ताओं ने रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा इन उम्मीदवारों के नामांकन फॉर्म स्वीकार किए जाने के निर्णय को चुनौती दी थी। कोर्ट ने सुनवाई के बाद रिटर्निंग ऑफिसर के उस फैसले को भी रद्द कर दिया है। गुजरात के वडोदरा के आजवा रोड के कमला नगर के पास स्थित गीत सोसाइटी के रहवासियों ने सड़क पर किए गए अवैध कब्जे को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। वडोदरा के आजवा रोड पर कमला नगर के पास स्थित गीत बंगलोज सोसाइटी के रहवासियों ने आज सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि दोनों सोसाइटी के बीच का ये आम रास्ता है, जिसका इस्तेमाल दोनों तरफ के लोग करते हैं, लेकिन यहाँ अवैध कब्जा होने के कारण रास्ता सकरा हो गया है और लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। रहवासियों का आरोप है कि कई बार नगर निगम में शिकायत करने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है। तंत्र की इस लापरवाही से नाराज लोगों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए अपना विरोध दर्ज करवाया और जल्द से जल्द अवैध कब्जा हटाने की मांग की। આજવા રોડ ખાતે ગીત બંગલો અને સુગમ પાર્ક સોસાયટી આવેલી છે, એમાં અમે ગીત બંગલોના રહીશો છે। અહીંયા સુગમ પાર્ક અને ગીત બંગલોનો એક કોમન રોડ છે, જે આવવા જવા માટે અમારે બંને સોસાયટીવાળા રહીશો યુઝ કરે છે, એનો વપરાશ કરે છે। તેમાં કોર્પોરેશનની મિલીભગત હોય કે શું છે અમને ખબર નથી, જેના કારણે અહીંયા દબાણ થયેલું છે, ઇલીગલી દબાણ થયેલું છે। એના કારણે અમારે જે કોર્પોરેશન સાથે મળીને જે રોડનું બાંધકામ કરવાનું હતું એ બી અટકી ગયું છે। છેલ્લા 8 મહિનાથી આ રોડ નથી થઈ રહ્યો। રહીશો ગીત બંગલોના રહીશોને આવવા જવાની તકલીફ પડે છે। ઘણા અહીંયા પડી ગયા છે, એમને વાગ્યું છે। હવે આવું સ્કૂલના બાળકો બી પડી ગયા છે। તો આ બધું ભ્રષ્ટ અધિકારીઓ કે ભ્રષ્ટ કોર્પોરેશનને દેખાતું નથી અને આ જે નુકસાન થઈ રહ્યું છે એની જવાબદારી કોની? ક્યારે કોર્પોરેશન જાગશે? આપણી વડોદરા નગરી સંસ્કારી નગરી છે, વડોદરામાં બધા સંસ્કારી લોકો છે। હવે આ જે કોર્પોરેશનમાં અત્યારે જે અધિકારીઓ બેઠા છે એ વધારે પડતા સંસ્કારીઓ છે, એમને આ બધું દેખાતું નથી। એક નાના માણસની કોઈ તકલીફ હોય તો ત્યાં વાતે ગાતે ફોટો પડાવવાને માટે દોડી જતા હોય છે, એના દબાણો દૂર કરવા દોડી જતા હોય છે। પણ જ્યારે કોઈ માણસનું, જ્યારે એના કોઈ અધિકારીઓ સાથે એનો મનમેળાપ હોય, કોઈ રાજકારણી સાથે મેળાપ હોય અથવા એમની ઓળખાણવાળા હોય અને એમને જે દબાણ કર્યું હોય એ ક્યારેય એમને દેખાતું નથી, ત્યારે એ આંખ બંધ કરી દે છે અને એમને છાવરતા હોય છે। એટલે અમારી આજની માંગ અમારે એ છે કે કોર્પોરેશન અત્યાર સુધી શું કરે છે? અમે છેલ્લા 4 મહિનાથી અમારા પ્રમુખ સાહેબ ભેગા થઈને ઘણી વખત એમને એપ્લિકેશન લેખિત રજૂઆત કરી છે, મૌખિક રજૂઆત કરી છે, આરટીઆઈ કરેલી છે। તે છતાં એમના તરફથી કોઈ પણ જવાબ નથી। અમે જ્યારે પણ જવાબ આપીએ છીએ, ત્યાં મળીએ છીએ તો ઉડાવ જવાબ આપી દે છે। તો આ શું સમજાઈ રહ્યું છે? એ જ સમજાઈ રહ્યું છે કે એમની મિલીભગત છે, કોર્પોરેશન સાથે એમનું કોઈક ઓળખાણ છે, એટલે આ કરી નથી રહ્યા। એટલે અમે આજે ભેગા થઈને, રહીશો ભેગા થઈને અમે આપના ઇલેક્ટ્રોનિક મીડિયા સાથે बात કરીને અમે રજૂઆત કરીએ છીએ કે આનું જલ્દીથી નિવેડો લાવે। गुजरात के राजकोट के रायधार इलाके में हुई हत्या के चलते इलाके में सनसनी मच गई है। गुजरात के राजकोट के रायधार इलाके में हुए जानलेवा हमले के मामले से इलाके में हड़कंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक काका और भतीजे समेत 3 लोगों पर कुछ लोगों ने घातक हमला कर दिया था। इस हमले में गंभीर रूप से घायल हुए भावेश वानविक की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के परिजनों में भारी आक्रोश है। परिवार का कहना है कि जब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक वो लोग शव को स्वीकार नहीं करेंगे। बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद 5 लोगों ने मिलकर हमला किया। हमलावरों ने फरसी, धोखों और पाइप जैसे हथियारों से हमला किया और भावेश वानविक पर फरसी से 5 से ज्यादा
वार किए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और आरोपियों की तलाश के लिए आगे की कार्यवाही कर रही है। आज एक અમારી સમાજના ભાવેશભાઈ વાણવી એક સમાજના વધુ એક યુવાનને આજે એક હત્યા થઈ છે. સમાજની પર વારંવાર એક હત્યાના બનાવ બનતા રહ્યા, એમાં વધુ એક હત્યાનો બનાવ બન્યો છે. રાત્રે આ બનાવ બનેલો છે અને હજીનું કારણ કોઈ જાણી શકાણું, અને જે બનાવ બન્યો છે અત્યંત દુઃખદ બનાવ છે. અને જે રીતે ભાવેશભાઈને જે મારવામાં જે રીતે હત્યા કરવામાં આવી છે એટલી અત્યંત ક્રૂરતાપૂર્વક હત્યા કરવામાં આવી છે કે કોઈ સીમા એનું શરીરનું કોઈ અંગ એવું નથી કે એને જે ડેમેજ નથી કર્યું, એટલે બહુ અત્યંત ક્રૂરતાપૂર્વક મારવામાં આવ્યો છે. એટલે આનું પાછળનું શું કારણ છે એ કારણ અમે જાણવા માંડી છે. હું એક વાત ખાસ મીડિયાના માધ્યમથી મૂકવા માગું છું કે સમાજની અંદર કે ક્યાંક ને ક્યાંક રીતે કાંઈક ને કાંઈક અણબનાવ બનતા હોય છે, પણ એનો હત્યા કરવો એ કોઈ સોલ્યુશન નથી. સમાજ છે, સમાજના આગેવાનો છે, કોર્ટ છે, પોલીસ છે, આ બધી વ્યવસ્થા છે, પણ છતાં હત્યાથી કોઈ સોલ્યુશન નથી થતું. એટલે જે કાંઈ સમાજને અમારા પરિવારજનોની માંગણી છે કે જ્યાં સુધી હત્યારાઓ નહીં પકડાય ત્યાં સુધી અમે બોડી સ્વીકારવાના નથી. અને રાજકોટની અંદર વારંવાર બનાવ બનતા રહે છે, મહિનામાં 5-5 7 બનાવ બનતા રહે છે, અને બિહાર જેવું વાતાવરણ થઈ ગયું છે. એટલે હું પોલીસને પણ ખાસ કહેવા માગું છું કે એક તમારો કોઈ ડર નથી, કાયદાનો કોઈ ડર નથી, એટલે કાયદાનો ડર ઊભો કરવામાં આવે વારંવાર. એટલે આ ભાવેશભાઈના બનાવથી હવે બીજા બનાવ ન બને એને મને પોલીસ આનામાંથી એક મનોમંથન કરે. અને રાજકોટની પરિસ્થિતિ અત્યંત ખરાબ છે. પોલીસના મિત્રોને ખાસ કહેવા માગું છું કે આ પરિસ્થિતિનો સુધારો કરવામાં આવે. વારંવાર અમારા આ યુવાન આજે ખોયો છે, આજકાલ બીજા યુવાનને ખોવામાં આવશે. તો શહેરને પોલીસને ખાસ વિનંતી છે કે આ બનાવ બને એના ઉપરથી કાંઈક રાતે પેટ્રોલિંગથી માંડીને જે કાંઈ સામાજિક તત્વો રાતે રખડતા હોય, જે કાંઈ બનાવ બનતો હોય એની માટે થોડીક તાકીદ રાખવામાં આવે. અને અમારી સમાજને એના પરિવારજનોને જ્યાં સુધી માંગણી નહીં સંતોષે ત્યાં સુધી અમે બોડી લેવાના નથી અને એના હત્યારાઓને તાત્કાલિક પકડવામાં આવે. છોકરા બ્રધર ગાડીમાં બેહાડ્યો અને અહીંયા ગયા તો અહીંયા છોકરો હતો નહીં. એટલે પછી અમે તો અહીંયા અડધી કલાક અમને કઈ ફેરકો કોઈ જવાબ મળ્યો નથી. હું ગભરાઈ ગયો. મારો લોહીના ખાપચિયા મેં જોયા તો મને કઈ દઈ ના પડી એમ છે. પછી પ્રદીપસિંહ બાપુને ફોન મેં કર્યો હતો તો એની રીતે એ લોકો આવી ગયા હતા. પછી એનો મને ફોન આવ્યો કે તમે સિવિલ બધા પૂગી જાઓ. પછી અમે સિવિલ આવ્યા તો સિવિલ અહીંયા બાટલી મને ખબર છે, બાકી બીજી મને કોઈ જાતની. હુમલો જોગરાજ નામ ભરવાડનું નામ લે, અમીર જોગવા. એમાં તો ઓલા કેવા વાળા એમ કે 10 થી 15 જણા હતા. હું તો બીજાને કોઈ ઓળખતો નથી. અચાનક જ થયો. અમે તો જમવા બેઠા હતા ને છોકરો કેવો દોડતો આવ્યો હતો. અમને ફાર પડી શું થતો તમે પપ્પા કે પેલા ફોન કરજો મયુરસિંહ ને પ્રદીપસિંહ બાપુ. માંગમાં તો અમારા સમાજ જે કરે એ પ્રમાણે કરે. જ્યાં લગી અત્યારે પકડાય ને ત્યાં લગી તો અમે હું લાસ્ટ તો સ્વીકારવાનો છું. મને ન્યાય જોઈએ અમારે. મારો સમાજ મારી પડકે ઉભો છે, જે करे मैंने मंजूर है। वीएनएम टीवी पर अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए वीएनएम टीवी। नमस्कार एंड जय श्री कृष्ण। मार्च एंडिंग है और हर कोई अपनी कंपनी की बैलेंस शीट देखता है कि लास्ट ईयर के कंपेयर में हमने कितना ग्रोथ किया। पर मुनाफे से बड़ी बैलेंस शीट होती है भरोसे और प्रेम की। इसीलिए हम सारा गंडोईकर के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमने हमारे अपनों को क्या दिया और मिलकर हमने कितना ग्रोथ किया। हमारे अपने यानी हमारा संपूर्ण सारा परिवार, जैसे कि सारा के कर्मचारी जो मुस्कुराहट के साथ आपका स्वागत करते हैं, सारा के सप्लायर्स और कारीगर जिनके हाथों से हर गहना तराशा जाता है, सारा के प्रिय कस्टमर्स जो पीढ़ियों से हम पर विश्वास करते हैं। सारा गंदेवीकर बिलीव्स इन ग्रोथ विद हैप्पीनेस। समाज में खुशियां बांटने के लिए हमने कई सोशल एक्टिविटीज का आयोजन किया। सोने की चमक तो हर जगह मिलेगी, पर भरोसे की रोशनी वही होती है जहां रिश्तों की बैलेंस शीट सबसे समृद्ध होती है। सारा गणदेवीकर ज्वेलर्स, जनरेशंस ऑफ ट्रस्ट। સંજય, આપણી સંકલ્પની બાંધણી જે વર્લ્ડ વાઇડ ફેમસ થઈ છે તો એનું શરૂઆત તો આપણે વડોદરાથી જ કરી છે. તો મને એવું લાગે છે કે આપણે વડોદરાનો ખૂબ 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 આભાર માનીએ. થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ સો મચ. અને હજી આપણે આ બાંધણીને વધારે ને વધારે સ્પ્રેડ કરવી છે, એટલા માટે ખાસ તમને લોકોને રિક્વેસ્ટ છે કે તમે અમારા સ્ટોર પર આવો અને આ બાંધણીનું કલેક્શન જોઈ અને એમને એન્જોય કરો. સો યુ ઓલ આર મોસ્ટ વેલકમ. થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ. ઘર એક સ્થળ નથી, તે એક અહેસાસ છે.
a sacred space where you can find solace and peace. એક પવિત્ર જગ્યા જ્યાં તમે આશ્વાસન અને શાંતિ મેળવી શકો. A horizon where your dreams take flight and your aspirations come to life. એક ક્ષિતિજ જ્યાં તમારા સપના ઉડાન ભરે છે અને તમારી આકાંક્ષાઓ જીવંત થાય છે. A treasure filled with special moments and lifelong memories. તો શું તમે એવા જંકશનને શોધવા માટે તૈયાર છો જ્યાં તમારા સપના અને ભવિષ્ય મળે છે? Then Vedant Villas 2 at Kalali is your answer. જ્યાં ના ક્વોલિટીમાં કોમ્પ્રોમાઇઝ, ના એમ્યુનિટીઝમાં. A project by Vedant Group with a legacy of 32 years is not just a home. It's a lifestyle where your family comes first. गुजरात के वडोदरा में सिंधी समाज के आराध्या देव भगवान झूलेलाल के जन्मोत्सव के तहत विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। संस्कारी नगरी वडोदरा के सयाजी बाग में सिंधी समाज के आराध्य देव भगवान झूलेलाल के जन्मोत्सव के भाग रूप एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सयाजी बाग सिंधी मॉर्निंग वॉकर ग्रुप की ओर से कमाटी बाग परिसर में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई, जहां धर्मगुरु मुकेश साई ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर श्रद्धालुओं के लिए महाप्रसादी और संगीत कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सिंधी समाज के लोगों ने भाग लिया और भगवान झूलेलाल को याद करते हुए भक्ति भाव से प्रार्थना की। वडोदरा के डेसा तालुका के उदलपुर में बनने वाले ओवरब्रिज को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। वडोदरा जिले के डेसा तालुका के उदलपुर गांव में बनने जा रहे ओवरब्रिज को लेकर ग्रामीणों और दुकानदारों में नाराजगी देखी जा रही है। बताया जा रहा है कि ये चौकड़ी वडोदरा, पंचमहल, महिसागर और खेड़ा जिलों को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण मार्ग है। साथ ही आसपास कई खनन उद्योग और वंडर, डालमिया तथा एसीसी जैसी बड़ी सीमेंट कंपनियां होने के कारण यहाँ ट्रैफिक की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। सरकार द्वारा ट्रैफिक समस्या को ध्यान में रखते हुए यहाँ ओवरब्रिज बनाने की पहल की गई है, जिससे ग्रामीणों ने सराहा भी है। लेकिन चौकड़ी के आसपास 100 से ज्यादा परिवारों के घर और 130 से अधिक छोटी बड़ी दुकानें मौजूद हैं, जिनसे लोगों का रोजगार चलता है। ग्रामीणों का आरोप है कि एक स्थानीय विधायक की संपत्ति यानी शॉपिंग सेंटर को बचाने के लिए बार बार ब्रिज की डिजाइन बदली जा रही है। અમે અત્રે કલેક્ટર સાહેબની કચેરીમાં અમે બ્રિજની દિશા ચેન્જ કરવા માટેનું અમારું આવેદનપત્ર છે। અગાઉ 6 મહિના પહેલાં બ્રિજની દિશા ચેન્જ હતી અને હવે બીજી કંઈક ચેન્જ થઈ ગઈ છે। એના કારણે અમારી પંચાયતની રહીશોની દુકાનો તથા ઘરો ખૂબ જ મોટું નુકસાન થાય છે અને પંચાયતની વાર્ષિક આવક 4 લાખ જેટલી અંદાજે છે। તો આ 4 લાખ વાર્ષિક આવક નહીં આવે તો અમે પંચાયત કેવી રીતે ચલાવશું એ મોટો મુદ્દો છે અને ગામવાળાના આગેવાનોની સાથ સહકારથી અમે આવેદનપત્ર આપ્યું છે। અને ત્યાં જે ઓવરબ્રિજ બનવા જઈ રહ્યો છે તેની રજૂઆત કરવા માટે આજે અમે કલેક્ટર કચેરીમાં આવ્યા છે। જે ઓવરબ્રિજની અંદર 150 જેટલી દુકાનો અને 100 જેટલા મકાનોનું ડિમોલેશન કરી અને બ્રિજ બનવા જઈ રહ્યો છે, જેના માટે અમે બધા ભેગા થઈ અને અહીંયા આવ્યા છે। गुजरात के वडोदरा के एमएस यूनिवर्सिटी के कैंपस में अचानक मगरमच्छ दिखाई देने से अफरा तफरी मच गई। वडोदरा शहर के एमएस यूनिवर्सिटी के कैंपस में मगरमच्छ दिखाई दिए जाने की खबर फैलते ही तुरंत वन विभाग की टीम को जानकारी दी गई। वन विभाग की टीम को भारी मशक्कत के बाद मगरमच्छ पकड़ने में सफलता मिली। मगरमच्छ को सुरक्षित रूप से वन विभाग द्वारा ले जाया गया। विश्वामित्री तट पर बसी एमएस यूनिवर्सिटी में पहले भी इस तरह की घटनाएं सामने आती रही है।
ફેકલ્ટી ઓફ સાયન્સની પાછળ વનકેડી છે, ભૂખીનાલા જે કહેવાય છે, ત્યાં મગર ઉપર આવેલો હતો. તો અમે વન વિભાગને જાણ કરી તો એમની રેસ્ક્યુ ટીમ આવી છે અને મગરને રેસ્ક્યુ કરવામાં આવ્યો છે સારી રીતે. કલાક જેવું થયું છે. 7 થી 8 ફૂટનો મગર છે લાંબો. વિશ્વામિત્રી જાય છે એટલે એમાં મગરને તો છે જ, એ તો રહેવાના જ છે. આ પહેલી વાર શું કે ઉપર જોવા મળ્યો હતો. विद्यार्थियों सुरक्षा માટે કરીને અમે वन विभाग ने जान करी थी, तो ये आया और हमने रेस्क्यू करेल है. बड़ौदा जिले के पादरा तालुका में महली गांव के पास से गुजरते नर्मदा मुख्य कैनाल में एक युवक ने अज्ञात कारणों से छलांग लगा ली. बड़ौदा जिले के पादरा तालुका से एक दुखद घटना सामने आई है. महली कैनाल में एक युवक ने अपनी जान दे दी. घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर पहुंची और युवक का शव कैनाल से बाहर निकाला गया. मिली जानकारी के अनुसार पादरा तालुका के टभासा गाँव के 25 वर्षीय अतुल भाई रवजी भाई ठाकुर महली कैनाल में कूद गए. आसपास के लोगों ने तुरंत सूचना दी और घटना स्थल पर भारी भीड़ जमा हो गई. पुलिस जांच में सामने आया कि पिछले 5-6 दिनों से मृतक लगातार ये कह रहा था कि मैं आज कैनाल में जाकर मर जाऊंगा. वो साइकिल लेकर कैनाल के पास साइकिल वाले काका की दुकान गया. वहां उसने कहा कि मैं जा रहा हूं देखो, और सीधे कैनाल में कूद गया. बड़ौदा के फतेहगंज इलाके में स्थित 7 सीज मॉल में फूड लवर्स के लिए एक अनोखे बुलेट ट्रेन रेस्टोरेंट की शुरुआत की गई. वडोदरा के फतेहगंज इलाके में स्थित 7 सीज मॉल में फूड लवर्स के लिए एक अनोखे रेस्टोरेंट की शुरुआत की गई है. गुजराती फिल्म अभिनेत्री श्रद्धा डांगर की मौजूदगी में बुलेट ट्रेन रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया गया, जहां लोगों को ट्रेन में बैठकर सफर जैसा खास अनुभव मिलेगा. रेस्टोरेंट को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यहां आने वाले लोगों को बुलेट ट्रेन में सफर करने जैसा अनुभव महसूस हो. रेस्टोरेंट के ओनर विजय अग्रवाल ने बताया कि साल 2016 में चीन यात्रा के दौरान उन्होंने बुलेट ट्रेन में सफर किया था. उसी अनुभव से प्रेरित होकर उन्होंने वडोदरा में ऐसा रेस्टोरेंट बनाने का विचार किया. मैं 2016 में चाइना गया था. वहाँ पे मैं बुलेट ट्रेन में बैठा पहली बार. तो वहाँ से एक सपना हुआ था कि भाई मेरे देश में भी ये होनी चाहिए. आ ही रही है मेरे देश में, अब 2030 में आएगी ऐसा कहते हैं. अब मैं खुद 67 ईयर का हूँ. मुझे नहीं मालूम कि मैं वो आएगी तब देखने रहूँगा कि नहीं रहूँगा. तो मैंने सोचा कि चलो अपने पहले ही कोशिश करते हैं उस ट्रेन जैसा डिट्टो कुछ बना दें. तो यहाँ पे ये आपके सामने है, और वो एग्जैक्ट जो इंडिया में आने वाली है, अभी तक जो उनकी डिज़ाइन है इंडिया के लिए, उसी डिज़ाइन की उसी साइज़ का इंजन और उसी के साइज़ का कोच बनाने का ट्राई किया है. रेट जो बाज़ार में मल्टी क्वेश्चन अच्छी रेस्टोरेंट्स के हैं उससे 20-30% कम रेट रखे हैं. और क्वालिटी भी जो है आप और हम घर में खाते हैं वही मिलेगी आपको. बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी मिलेगी. हमने ओपन किचन रखा है, आप देख सकते हैं कि हमारे वहाँ किस तरह से काम होता है. उसमें कुछ भी हाइड करने का नहीं है, टोटल ट्रांसपेरेंसी. करीब 3 महीनों तक 100 लोगों की टीम ने इस प्रोजेक्ट पर काम किया, जिसके बाद इस अनोखे रेस्टोरेंट को तैयार किया गया. उद्घाटन समारोह में मौजूद अभिनेत्री श्रद्धा डांगर ने कहा कि इस रेस्टोरेंट के जरिए फूड लवर्स को बजट में लग्जरी का अनुभव मिल सकेगा. बड़ौदा में एक बहुत ही सुंदर रेस्टोरेंट का ओपनिंग हुआ है, द बुलेट मल्टी क्विजिन रेस्टोरेंट इन 7 सीज मॉल. ये रेस्टोरेंट बहुत सारा मतलब इसका इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है कि बाकी सारे रेस्टोरेंट से बहुत ही अलग है और यूनिक है. क्योंकि यहाँ पे जब आप फैमिली और फ्रेंड्स के साथ प्लान करोगे लंच और डिनर, तो आपको यही फील होगा कि आप लोग बुलेट ट्रेन में बैठे हो और स्पीड में ट्रेन चल रही है एंड यू आर हैविंग योर लंच एंड डिनर. और वो भी जो ऑनर है उनका खास कहना ये है कि मुझे जो मैं खाता हूँ वही सर्व करना है, वैसा ही शुद्ध और शाकाहारी फूड सर्व करना है. तो वो बहुत अच्छी बात है कि खिलाओ लेकिन दिल से. तो आई थिंक बड़ौदा में जितने भी लोग अभी प्लानिंग कर रहे हैं फैमिली के साथ बाहर जाने का लंच डिनर के लिए, सो डू विजिट द बुलेट मल्टी क्विजिन रेस्टोरेंट इन 7 सीज मॉल. थैंक यू. वीएनएम टीवी पर अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ. तब तक के लिए देखते रहिए वीएनएम टीवी. होटल तारासंस महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी ना भुला पाने वाला एहसास. तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट. तारास कंट्री काफे में
फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। ताराज बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Sri A.D. Vyasa's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. वडोदरा में हर साल सीएट सिटी रोड रनर्स मैराथन का आयोजन किया जाता है। इस साल भी लगातार 7वें साल के बाद 8th एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें सुबह सवेरे 5:30 बजे से वडोदरा के वेदा लॉन्स से वडोदरा के सारे रनर्स ने दौड़ लगाई और उनमें से कई लोगों ने मेडल हासिल किए। हमारे साथ इस वक्त सबसे छोटी रनर उपस्थित है। आपका नाम क्या है? प्रीशा। कितनी एज है आपकी? 7। और ये रनिंग आपने अभी करी, पहली बार कर रहे हो आप ये? नो। ओके, कैसा लगा रनिंग में आपको पार्टिसिपेट करके? हैप्पी। बहुत अच्छा लगा। क्या कहना चाहोगे? आपके साथ में इतने सारे आपके फ्रेंड्स होंगे, वो भी ऐसे फिटनेस की तरफ अवेयर है? यस। सब लोग हैं? यस। ओके, तो जो आपको देख रहे हैं ना, आपकी एज के और आपसे भी बड़े बड़े लोग आपको देख रहे हैं, तो उनको क्या कहोगे आप? आई एम हैप्पी। आई एम हैप्पी।
So first we are going to छोटी सी announce प्रीशा the जिसने female इस मैराथन में category in the पार्टिसिपेट किया और fastest बहुत ही मासूमियत runners. के साथ वे बस इतना कह दिया कि आई एम The हैप्पी second runner और up ये is आपको बताता है कि babe जब आप number अपनी फिटनेस की ओर कोई कदम उठाते 1794 हैं, जब Soma आप अपनी बॉडी के Sikandar लिए आप with कुछ करते हैं 48 minutes तो and आपको अंदर से 51 कितनी खुशी seconds. मिलती है। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? It was a very nice experience और so many crowds, aged, young, childrens. तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मेरे लिए। सुबह सुबह 5:30 बजे लोग इकट्ठा होते हैं अपनी इतने फिटनेस फ्रीक हैं सब लोग कि इतने सारे लोगों को आप एक साथ देखते हैं, तो वो पूरा माहौल कैसा होता है? वो माहौल मीन्स एक्साइटेड माहौल रहता है और ये देख के ना काफ़ी लोग और भी लोग जुड़ते हैं हमारे साथ। मेरा क्या डेली का ही रूटीन है, 5:30 जगना है और दौड़ना है, तो हम लोग इस तरह से ग्रुप बनाते हैं और लोगों को मोटिवेट करते हैं। और ये एटमॉस्फेयर जैसे भी गांव से होते हुए निकले तो गांव वाले भी इससे एक्साइटेड होंगे और फ्यूचर में वो लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे और हेल्थ के लिए कॉन्शियस रहेंगे। सीएट में अभी आपने पार्टिसिपेट किया, तो क्या एक्सपीरियंस रहा है? इतने सारे लोगों को एक साथ आपने देखा है, उत्साह? बहुत अच्छा था, एक्साइटमेंट था कि फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ तो कुछ नया है, तो काफ़ी सारे लोग हैं जो अपनी हेल्थ से रिलेटेड मतलब फिट हैं। एक रनिंग इज मतलब फिट रहने के लिए ही मस्ट है, सबसे बेस्ट एक्सरसाइज जो है रनिंग। सर क्या कहना चाहेंगे सीएट रनर्स के बारे में? से एक्चुअली मैं काफ़ी टाइम से रन कर रहा हूँ और ये जो एक्सपीरियंस था आज का वो बहुत ही बढ़िया है और काफ़ी अरेंजमेंट भी अच्छा है और रूट भी अच्छा था और क्लाइमेट से लेकर सारी चीज़ें बेहतरीन है। सीएट में पहली बार करा पार्टिसिपेट या करते मैं हैं? तीसरी बार कर रहा हूँ। इस बार 8th एडिशन था, क्या स्पेशल लगा, क्या मजा आया? मज़ा तो ऐसा है कि पहले जो रूट्स थे वो अलग थे और ये रूट अलग है, तो इसमें और मज़ा आया। वो रूट की बात अलग है। हाँ, जो जनता आपको देख रही है उनको फिटनेस के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? फिटनेस के लिए ऐसा है कि एवरीबडी शुड डू एनी फिटनेस एक्टिविटी एटलीस्ट एन आवर इन अ डे। सीएट रनर्स से अब हम बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो रनिंग जो मैराथन था इसके बारे में उनका क्या कहना है। 8th एडिशन था सीएट का, इसमें आपने पहली बार पार्टिसिपेट किया? हाँ जी, इसमें मैंने पहली बार पार्टिसिपेट। कैसा रहा एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस फैंटास्टिक रहा जी, बहुत एनर्जेटिक रहा, बड़ा मज़ा आया और इस तरीके की मैराथन हमेशा ही अच्छी होती हैं। आप मतलब पहले से मैराथन्स वगैरह में पार्टिसिपेट? मैराथन्स करती हूँ और बड़ौदा आती हूँ। बेसिकली आई एम फ्रॉम सूरत। हाँ जी, तो मैं हमेशा जब भी इस तरह के इवेंट्स होती हैं तो मैं सूरत से आती हूँ इन इवेंट्स को पार्टिसिपेट करने। और इस बार स्पेशल इसलिए कि लास्ट टाइम मेरे साथ मेरी बेटी थी और इस बार मेरे साथ मेरा बेटा है। इसमें पार्टिसिपेट करने का जज्बा बहुत बड़ा है आपका कि सूरत से वडोदरा आप आ रही हैं, तो फिटनेस फ्रीक आप पर नजर आ रही है। हाँ जी, हाँ जी, आई एम प्रोफेशनली आई एम क्लासिकल डांसर। हाँ जी, तो इस बार मैंने सोचा है कि ज़िंदगी को इस तरफ से कहीं मतलब एंजॉय किया जाए, रनिंग की जाए और फिर डांस किया जाए। जो पार्टिसिपेंट है उनसे तो हमने समझ लिया कि रनिंग का, फिटनेस का क्या इम्पोर्टेंस होता है, लेकिन जो प्रोफेशनल्स हैं जो आए दिन लोगों को जागरूक करते हैं फिजिकल फिटनेस की, और जो डॉक्टर्स हैं जो इसके प्रति बहुत सारे काम, बहुत सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे हम। मैम, फिटनेस के बारे में सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे दर्शकों? See, I am in midlife and I am representing midlife committee chairperson as Foxy. Midlife यानी 35 प्लस की लेडीज, उनको अपनी फिटनेस का स्पेशल ध्यान रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि आजकल के न्यूक्लियर फैमिली के ज़माने में आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि 60 की एज में कोई आपको एक गिलास पानी उठ के देगा। यू शुड बी एन इंस्पिरेशन। कीपिंग फिट इज़ योर मॉरल एंड पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसलिए फिट एंड फाइन, फिट एट 60 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मंत्र नाउअडेज। अगर हम मेडिटेशन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें, जो हम सोचते हैं कि हम बूढ़े हो गए, ये मन तो बूढ़ा नहीं होता, तन बूढ़ा हो जाता है। लेकिन अगर हम मन तय सोच के ये सोचते हैं कि हम बूढ़े नहीं हैं और मन में ये ठान लें कि मैं कुछ दुनिया में कुछ करने के लिए आया हूँ, मैं कुछ न कुछ करके दिखाऊंगा, भगवान मेरे साथ है, हम कंबाइंड भगवान के साथ होकर चलें और मेडिटेशन करते हैं, शिव बाबा को याद करते हैं और हम पूरा ये सोच के चलते हैं कि भगवान हमें शक्ति भर रहा है और उसकी शक्ति से हम पहला दूसरा नंबर मैं निकाल देता हूँ। मैं 2013 से ये रनिंग करना शुरू करा है। मैंने 22-23 मेडल जीते हैं, गोल्ड मेडल। मेरा 1 घंटा 51 मिनट और 2 घंटा मैं माउंट आबू में भी करी, उसमें 2 घंटे में 30 मिनट में आया। और अभी मैंने यहाँ से गांधीनगर में 21 किलोमीटर मेरा सेकंड नंबर आया था। वडोदरा में साहसिक यात्रा के अनोखे अनुभवों को साझा करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया।
वडोदरा शहर में साहसिक यात्राओं के अनोखे अनुभवों को साझा करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बूम बड़ौदा द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में धारिणी सोमानी ने न्यूजीलैंड के साउथ आइलैंड में किए गए अपने सोलो ट्रैकिंग के रोमांचक अनुभवों को लोगों के साथ साझा किया। मोर देन माइल्स नामक इस प्रेजेंटेशन में धारिणी सोमानी ने टीआरआरओ द लॉन्ग पाथवे पर की गई अपनी करीब 900 किलोमीटर से अधिक की यात्रा और 54 दिनों तक चले इस साहसिक ट्रैक की कहानी सुनाई। इस दौरान उन्होंने यात्रा में आई चुनौतियों, प्रकृति के अद्भुत सौंदर्य और अकेले सफर के दौरान मिले अनुभवों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। तो बहुत ही अद्भुत सफ़र रहा है मेरी शुरुआत हुई थी ब्लफ से, जो कि न्यूजीलैंड का साउथ आइलैंड का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है, और मेरी जर्नी ख़त्म हुई शिप कोव पे, जो कि साउथ आइलैंड का नदर्न मोस्ट पॉइंट है। इस जर्नी के दौरान बहुत सारे उतार चढ़ाव, लिटरली भी, जैसे पहाड़, नदियाँ, खाई, समंदर, सबसे पार होते हुए, और इमोशनली भी काफ़ी उतार चढ़ाव की जर्नी तय हुई है। काफ़ी कुछ सीखने मिला है अपने बारे में, आसपास चीज़ों के बारे में, और एक जो कम्युनिटी कल्चर है वहाँ का, जहाँ पे हम सब नेचर के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, वो अनुभव बहुत ही अद्भुत था मेरे लिए। तो मुझे पहले इसके बारे में 2 साल पहले पता चला था कि ऐसी एक पूरी ट्रेल है जिसको टीआरआरओ कहते हैं, और ये 3000 किलोमीटर की ट्रेल है, जो कि दोनों आइलैंड, साउथ आइलैंड और नॉर्थ आइलैंड को बीच से, जैसे रीढ़ की हड्डी होती है वैसे जाती है वहाँ से। और उसमें से मैंने साउथ आइलैंड पिक किया था क्योंकि वो काफ़ी सुंदर है, पहाड़ी वाला इलाका है और थोड़ा टफ़ भी है। तो इस जर्नी में काफ़ी सारे उतार चढ़ाव आ रहे थे। वेदर ने साथ नहीं दिया, कहीं पे बारिश, स्नो स्टॉर्म्स वगैरह आ रहे हैं, तो बिल्कुल अवेयर होके एक तरीके से जब आप ट्रेल पे होते हो तो वो मेडिटेटिव एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि आप बहुत ही प्रेजेंट में रहते हो। शायद मैंने इतना प्रेजेंट कभी फील नहीं किया है, जहाँ आप पीछे का नहीं सोच सकते, आप आगे का नहीं सोच सकते। आपके सामने जो होता है, जैसी सिचुएशन होती है, आप उसको अडेप्ट करते हो, अपने डिसीजंस लेते हो और बस उसी के होके रह जाते हो, चाहे वो कोई भी सिचुएशन हो। तो इस बिल्कुल अनसर्टेनिटी में जीना और इतने क्विक टाइम डिसीजंस लेना, ये मेरी सबसे बड़ी सीख थी यहाँ से। और इसको करने के लिए फ़िज़िकली तो आपको स्ट्रॉन्ग होना ही पड़ता है, क्योंकि आप 15 से 16 किलो सामान लेके रोज़ 8 से 9 घंटे चल रहे हो, ऊपर चढ़ना, नीचे उतरना, रिवर्स क्रॉस करना, तो फिज़िकली तो आप स्ट्रॉन्ग होना ही पड़ता है। लेकिन मेंटल स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो मैंने धीरे धीरे डेवलप करी। शुरू में मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था, बट धीरे धीरे जैसे दिन बढ़ते गए वैसे मैंने उस डर को कंट्रोल करके, ऐसा नहीं था कि डर भाग गया, लेकिन डर को कंट्रोल करके उसके साथ कैसे जीना, ये सफ़र तय किया है। तो कुछ दिन काफ़ी मुश्किल होते थे, जैसे एक दिन मैं जंगल में कह सकते हो कि खो ही गई थी, क्योंकि मुझे रास्ता नहीं मिल रहा था। उस एक दिन मुझे बिल्कुल बीच में कहीं पे जगह रख के रात भर रुकना पड़ा, क्योंकि मैं अपना टेंट वगैरह कैरी कर रही थी, तो वो दिक्कत नहीं थी। हम कहीं पे भी फ्लैट स्पेस रह के वहाँ पे रह जाते हैं। लेकिन फिर पूरी रात बारिश हुई थी, रास्ता खो गया था, और अगले दिन सुबह ऐसी हालत में ही पूरा गीला उठ करके मुझे चलना पड़ रहा था, और मेरा पानी ख़त्म हो चुका था, और खाना हालांकि मैं लेके चल रही थी, लेकिन वो डिहाइड्रेटेड फूड था, तो बिना पानी के मैं खाना भी नहीं बना पा रही थी। तो मुझे 2 दिन बिना खाए और 1 दिन बिना पानी पिए गुजारना पड़ा। लेकिन वो भी धीरे धीरे, आप तब मुश्किल लगता है, लेकिन जब 2 दिन बाद उसको सोचते हो तो काफ़ी प्राउड फील होता है कि आपने इस जर्नी के थ्रू भी उसको तय कर लिया। एक यादगार दिन, जैसे ही जब मैंने बोला मैं फॉरेस्ट में खो गई थी, और इसके बाद मैं जब बाहर निकली तब मैं हेल्प के लिए एक घर के पास गई, और वहाँ पे किसी ने खोला नहीं, लेकिन थोड़ी देर बाद एक अंकल आए जिन्होंने मुझे हेल्प की, और मुझे बाद में पता चला कि मैं जिस घर पे हेल्प के मांगने के लिए गई थी, उनके सीसीटीवी कैमरा में उन्होंने मुझे देखा था, जबकि वो घर पे थे नहीं, बट उनके कैमरा में उन्होंने देखा था और उन्होंने हेल्प भेजी थी। तो ये जो लोग वाले मोमेंट्स होते हैं, जहाँ पे लोग आपको हेल्प करने के लिए अननोन होते हैं, फिर भी आप क्योंकि ये ट्रेल कर रहे हो, उनके लिए बहुत रिस्पेक्टफुल होता है कि कोई बाहर से आके, उनके लिए जैसे परिक्रमा है ये, तो वैसे करते हैं, तो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं आपकी, और पूरी कम्युनिटी एक साथ आके आपको हेल्प करती है और आपका बेहतर एक्सपीरियंस करती है। आगे अभी जैसे मैंने साउथ आइलैंड एक्सप्लोर किया है, मैं नॉर्थ आइलैंड भी एक्सप्लोर करना चाहती हूँ,
और एक बार जब ऐसे जर्नी का चस्का लग चुका है तो मैं दूसरे कॉन्टिनेंट्स में भी ये चीज़ करना चाहती हूँ। मेरा एक ही मैसेज रहेगा कि हम अक्सर सोचते हैं कि हम वही चीज़ें करेंगे जिससे हमें डर नहीं लगता है, लेकिन हमें वो चीज़ें भी करनी चाहिए कि जिससे हमें थोड़ा सा डर लग रहा हो उसके बावजूद करना चाहिए, क्योंकि डर कभी जाता नहीं है, हमें बस किसी तरह से उसको मैनेज करते हुए चीज़ें करनी चाहिए। तो हम वेट नहीं कर सकते कि मेरा जब डर खत्म होगा तब मैं इस चीज़ को करूँगी। वडोदरा शहर में बेजुबान जानवरों के प्रति संवेदना का एक अनोखा उदाहरण देखने को मिला। वडोदरा में अकाल मृत्यु का शिकार हुए श्वानों की आत्मा की शांति के लिए एक अनोखा कार्यक्रम आयोजित किया गया। पशु प्रेमियों ने मिलकर शांति पाठ कर इन बेजुबान जानवरों को श्रद्धांजलि अर्पित की। शहर के विश्वामित्री यवतेश्वर घाट पर स्थित पीपलेश्वर महादेव मंदिर में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान शहर के कई पशु प्रेमी बड़ी संख्या में यहां पहुंचे और श्वानों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने बेजुबान जानवरों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए उनके संरक्षण और देखभाल का संदेश भी दिया। आज यवतेश्वर घाट पे हमने श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा है। स्पेशली हमने डॉग्स, केरल में जो डॉग्स की मृत्यु हुई 900 डॉग्स की, उसके साथ साथ दुबई में जो युद्ध चल रहा है उसमें जो पेट ओनर है अपने डॉग्स को छोड़ के चले जा रहे हैं, या वहाँ जो डॉग्स की मृत्यु हुई है, साथ साथ पूरे भारत में जितने भी डॉग्स हैं जो अकाल मृत्यु जिनकी होती है एक्सीडेंट में या क्रूएलिटी की वजह से या कोई भी तरीके से उनकी मृत्यु होती है, ऐसे लोगों के लिए आज हमने यहाँ श्रद्धांजलि रखी है। जब हम मानव जीवन में जब हम हिंदू धर्म में जन्म लेते हैं तो हमें 16 संस्कार मिलते हैं, पर ये जो बेजुबान होते हैं इन्हें भाग्य कभी अंतिम संस्कार मिलता है। अगर हमारे जैसी संस्थाओं में ये आ जाते हैं तो हम इन्हें विधि पूर्वक इनका अंतिम संस्कार करते हैं, पर कभी कभी इन्हें अंतिम संस्कार भी नहीं मिलता। तो आज हमने जितने भी एनिमल्स हैं, मतलब डॉग वडोदरा के या पूरे भारत के समझो, या दुबई में जो इंसिडेंट हुआ है वो समझो, उन सभी के लिए कलेक्टिवली एक श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा है ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। गुजरात के प्रभास क्षेत्र स्थित पवित्र भालका तीर्थ से एक विशेष धार्मिक खबर सामने आई है। भगवान श्री कृष्ण के अत्यंत प्रिय भूमि माने जाने वाला भालका तीर्थ प्रभास क्षेत्र का एक पवित्र और ऐतिहासिक स्थल है। मान्यता है कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने पारगी को बैकुंठ की प्राप्ति करवाई थी और संसार को काम के सिद्धांत का संदेश दिया था। इसी पावन धरा पर फाल्गुन वद दशमी के शुभ अवसर पर अहमदाबाद निवासी श्रद्धालु योगेश पटेल और उनके परिवार द्वारा भगवान श्री कृष्ण को एक सुंदर चांदी का मुकुट अर्पित किया गया। करीब 2.25 किलो चांदी और बारीक मीनाकारी से तैयार इस कलात्मक मुकुट को बनाने में लगभग 4 महीने का समय लगा। श्रद्धालु परिवार ने पूरे विधि विधान के साथ ही मुकुट सोमनाथ ट्रस्ट को समर्पित किया। इस अवसर पर सोमनाथ ट्रस्ट के ट्रस्टी प्रोफेसर जेडी परमार ने दाता परिवार का सम्मान करते हुए संस्था की ओर से उनका आभार व्यक्त किया। ये मुकुट भगवान श्री कृष्ण के विशेष श्रृंगार में उपयोग किया जाएगा। भगवान के अलौकिक दर्शन कर भक्तजन भावभोर हो गए उठे। भगवान ने आज मुकुट अर्पण कर्यो ये हमारा माटे सद्भाग्यनी बात छे। दर्शने कायम आवता होईए तो भगवान ने अमे तो शुं आपी सकीए, पण एवी पूज्य गुरुजीनी प्रेरणा, महादेवनी प्रेरणा અને ભગવાનની આટલી સેવાનો લાભ અમને મળ્યો, આજે અમને ખૂબ સંતોષ છે। આ મુકુટ તૈયાર થવામાં આશરે 4-5 મહિનાનો સમય લાગ્યો છે, કારણ કે એને તૈયાર કરવા માટે સૌથી પહેલાં તેનું મેઝરમેન્ટ લેવું પડે અને પછી એને નક્કી કરેલા માપ પ્રમાણે તૈયાર કરવું પડે। આ પ્રોસેસમાં 4-5 મહિના જેવું લાગ્યું છે। મુખ્યત્વે આમાં રજત ધાતુનો જ વપરાશ થયો છે, 1-2 એમાં મીનાનો ઉપયોગ થયો છે અને એના સિવાય કલર કામ, જે મીનાકારી કામ કહેવાય છે એનો વપરાશ થયો છે। અંદાજિત વજન 2.25 કિલો આસપાસ થયું છે અને અર્પણ કરવામાં તો જે આનંદ પ્રાપ્ત થયો છે અસીમિત છે, કારણ કે આ પરમાત્માની કૃપા સિવાય, ગુરુ કૃપા સિવાય આવા કાર્ય સંભવ થઈ ના શકે। હું સોમનાથ ટ્રસ્ટનો પણ એટલો આભારી છું કે જેને મને આ સેવા કરવાનો અવસર આપ્યો છે। અમને ખૂબ સંતોષ છે કે જીવનમાં અમે આવું સારું કાર્ય કરી શક્યા છીએ। અંદાજિત આજનો જે રજતનો ભાવ ચાલે છે એ પ્રમાણે 7.25 લાખ આસપાસ તૈયાર થયો છે। ખૂબ જ પરમ સૌભાગ્યની લાગણી અનુભવીએ છીએ। અમારા મિત્રો છે સાથે, અમારા આશ્રમના ભક્તો સાથે છે, આ બધાને લઈને અહીંયા હું આજે દર્શન કરવા આવ્યો છું, તો ભગવાનની પરમાત્માની ખૂબ કૃપા છે। મને ખૂબ આનંદની લાગણી છે આજે।
હલકા તીર્થ મંદિર ખાતે આજે અમદાવાદના એક દાતા શ્રી યોગેશભાઈ પટેલ પરિવાર દ્વારા ભગવાન કૃષ્ણચંદ્રજીને ચાંદીનો એક મુકટ અર્પણ કરવામાં આવ્યો છે. ટ્રસ્ટે એની પૂજા કરાવી અને ટ્રસ્ટના માનનીય ટ્રસ્ટી શ્રી પરમાર સાહેબને ઉપસ્થિતિમાં પૂજા કરાવી અને આ મુગટ આજે ભગવાનને શિંગારમાં અર્પણ કરવામાં આવેલ છે. લગભગ 2 કિલો 200 ગ્રામ જેવા વજનનો ચાંદીનો આ સુંદર મુગટ દાતા પરિવાર દ્વારા આજે ट्रस्ट ने अर्पण કરવામાં આવે છે અને જે ભગવાનના શિંગારમાં એનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે. जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एक दर्दनाक सड़क हादसे में जान गंवाने वाले सेना के जवान परवेज अहमद लोन को उनके पैतृक गांव में पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई. श्रीनगर में हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में शहीद हुए सेना के जवान को सोमवार को उनके पैतृक गांव में पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई. इस हादसे ने पूरे इलाके को शोक में डुबो दिया है. जानकारी के अनुसार टीएस सैनिक परवेज अहमद लोन जो अनंतनाग जिले के डेसू डक्सुम गांव के रहने वाले थे, श्रीनगर में ड्यूटी पर जाते समय एक सड़क हादसे का शिकार हो गए. इस दुखद हादसे में उनकी जान चली गई. सोमवार को जब शहीद जवान का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव डेसू डक्सुम लाया गया तो पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई. हजारों की संख्या में स्थानीय लोग, रिश्तेदार और अधिकारी अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे. गुजरात के वडोदरा में बीती रात एक ट्रिपल एक्सीडेंट की खबर सामने आई है. वडोदरा के नागरवाड़ा इलाके में देर रात ट्रिपल एक्सीडेंट की घटना सामने आई है. प्राथमिक जानकारी के अनुसार एक ऑटो रिक्शा चालक शराब के नशे में रॉन्ग साइड से आ रहा था और उसने बाइक को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक ऑटो रिक्शा और कार के बीच में फंस गई. इस हादसे में बाइक सवार पिता और उसका छोटा बेटा घायल हो गए. घटना की सूचना मिलते ही कारेलीबाग पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत इलाज के लिए एसएसजी अस्पताल भेजा गया. जांच के दौरान रिक्शा चालक के शराब के नशे में होने की बात भी सामने आई है. फिलहाल पुलिस ने आरोपी चालक के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है और पुलिस मामले की जांच जारी है. नागरवाड़ा पासेથી અમે જતા હતા એકદમ રિક્ષાવાળો અચાનક રોંગ સાઈડ આવીને કાર અને મારી બાઈક વચ્ચે હતી અને આને ઘૂસી ગયો. મારા છોકરાને પણ વાગ્યું છે, મને પણ વાગ્યું છે. हमारी गाड़ी टोटल लॉस थे. वीएनएम टीवी पर अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ. तब तक के लिए देखते रहिए वीएनएम टीवी. नमस्कार एंड जय श्री कृष्ण. मार्च एंडिंग है और हर कोई अपनी कंपनी की बैलेंस शीट देखता है कि लास्ट ईयर के कंपेयर में हमने कितना ग्रोथ किया. पर मुनाफे से बड़ी बैलेंस शीट होती है भरोसे और प्रेम की. इसीलिए हम सारा गंडवेकर के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमने हमारे अपनों को क्या दिया और मिलकर हमने कितना ग्रोथ किया. हमारे अपने यानी हमारा संपूर्ण सारा परिवार, जैसे कि सारा के कर्मचारी जो मुस्कुराहट के साथ आपका स्वागत करते हैं, सारा के सप्लायर्स और कारीगर जिनके हाथों से हर गहना तराशा जाता है, सारा के प्रिय कस्टमर्स जो पीढ़ियों से हम पर विश्वास करते हैं. सारा गंदेवीकर बिलीव्स इन ग्रोथ विद हैप्पीनेस. समाज में खुशियां बांटने के लिए हमने कई सोशल एक्टिविटीज का आयोजन किया. सोने की चमक तो हर जगह मिलेगी, पर भरोसे की रोशनी वही होती है जहाँ रिश्तों की बैलेंस शीट सबसे समृद्ध होती है. सारा गणदेवीकर ज्वेलर्स, जनरेशंस ऑफ ट्रस्ट. સંજય, આપણી સંકલ્પની બાંધણી જે વર્લ્ડ વાઇડ ફેમસ થઈ છે તો એનું શરૂઆત તો આપણે વડોદરાથી જ કરી છે. તો મને એવું લાગે છે કે આપણે વડોદરાનો ખૂબ 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 આભાર માનીએ. થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ સો મચ. અને હજી આપણે આ બાંધણીને વધારે ને વધારે સ્પ્રેડ કરવી છે, એટલા માટે ખાસ તમને લોકોને રિક્વેસ્ટ છે કે તમે અમારા સ્ટોર પર આવો અને આ બાંધણીનું કલેક્શન જોઈ અને એમને એન્જોય કરો. સો યુ ઓલ આર મોસ્ટ વેલકમ. થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ. ઘર એક સ્થળ નથી, તે એક અહેસાસ છે. A sacred space where you can find solace and peace. એક પવિત્ર જગ્યા જ્યાં તમે આશ્વાસન અને શાંતિ મેળવી શકો. A horizon where your dreams take flight and your aspirations come to life. એક ક્ષિતિજ જ્યાં તમારા સપના ઉડાન ભરે છે અને તમારી આકાંક્ષાઓ જીવંત થાય છે. A treasure filled with special moments and lifelong memories.
તો શું તમે એવા જંકશનને શોધવા માટે તૈયાર છો જ્યાં તમારા સપના અને ભવિષ્ય મળે છે? Then Vedant Villas 2 at Kalali is your answer. જ્યાં ના ક્વોલિટીમાં કોમ્પ્રોમાઇઝ, ના એમ્યુનિટીઝમાં. A project by Vedant Group with a legacy of 32 years is not just a home. It's a lifestyle where your family comes first. फरवरी में थोक महंगाई 2.13% तक पहुंच गई है, जो पिछले 12 महीनों का उच्चतम स्तर है। जनवरी में ये 1.81% थी। फरवरी में थोक महंगाई बढ़कर 2.13% पर पहुंच गई है। ये महंगाई का 12 महीने का हाई लेवल है। फरवरी 2025 में ये 2.38% पर पहुंच गई थी। इससे पहले जनवरी 2026 में थोक महंगाई 1.81% पर थी। वहीं दिसंबर में थोक महंगाई 0.83% पर थी। कॉमर्स मिनिस्ट्री ने आज यानी 16 मार्च को थोक महंगाई के आंकड़े जारी किए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग लंबी चली तो कच्चे तेल के दाम $150 प्रति बैरल तक पहुंच सकते हैं। इससे पेट्रोल डीजल महंगा हो सकता है, जिससे माल ढुलाई का खर्च बढ़ेगा और फल सब्जी समेत हर जरूरी सामान की कीमतें बढ़ जाएंगी। वडोदरा में अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह के अवसर पर स्पाइनेटिक्स हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर द्वारा भव्य समापन समारोह का आयोजन किया गया। वडोदरा में अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह के अवसर पर स्पाइनेटिक्स हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर द्वारा एक भव्य समापन समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य समाज और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में महिलाओं के महत्वपूर्ण योगदान का सम्मान करना और उन्हें पहचान देना था। मल्टी सुपर स्पेशलिटी स्पाइनेटिक्स हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में कई गणमान्य अतिथियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में शी टीम की सदस्याएं और ब्रह्मा कुमारी संस्था से अरुणा दीदी विशेष रूप से उपस्थित रहीं। वुमेन्स वीक का समापन कार्यक्रम हमने यहाँ पे किया, जहाँ पे हमारे चीफ अतिथि सब BK ब्रह्मा कुमारी में से अरुणा दीदी जी, फिर हमारे फीमेल सेल सी टीम में से नेहा जी और फरीन जी और बाकी हमारे सब लीडिंग डॉक्टर्स, फीमेल डॉक्टर्स, डॉक्टर रीनी मैडम, डॉक्टर कृष्णा मैडम और बाकी के सहयोग में, तालिब जी के सहयोग में और फाल्गुनी मैडम जो हमारे एडमिन DCP ऑफ बड़ौदा, उनके सहयोग से आज जो प्रोग्राम हुआ, जहाँ पे हमारा मेन मोटिव था कि भाई ये फीमेल के लिए, वुमेंस के लिए जो एक वीक है, जो हमारी बात हुई दीदी से कि भाई उसको एक मंथ के लिए भी रख सकते हो आप, क्योंकि मैक्सिमम जो तकलीफ़ें होती है वो फीमेल वीमेंस हमारी जो है अनअवेयर रहती है और टाइम भी नहीं मिलता है इतना। तो कभी कभार ऐसा जो एक्टिविटी होती है तो टाइम निकाल के उनका चेकअप करवा के वो एटलीस्ट हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ऐसे आगे बढ़ सकते हैं, ताकि वो सशक्त नारी के रूप में यहाँ पे और अपना हेल्थ का ध्यान रख पाए, पूरा घर का ध्यान रख पाए, समाज का ध्यान रख पाए। तो उसके लिए हमने ये लास्ट ईयर भी किया था, इस ईयर भी, और अगले ईयर हमारा जो हमें सुझाव आया है कि हम पूरा मंथ सेलिब्रेट करेंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल के 71वें जन्मदिन के अवसर पर वडोदरा में जल संचय अभियान की शुरुआत की गई। वडोदरा शहर में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और गुजरात बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल के 71वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक विशेष जल संचय अभियान शुरू किया गया है। इस सामाजिक पहल की जानकारी वडोदरा शहर बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह ने दी। इस अवसर पर पूर्व काउंसलर राजेश आयरे और काउंसलर श्रीरंग आयरे भी मौजूद रहे। शहर की 5 विधानसभा क्षेत्रों की 71 से अधिक सोसाइटियों में वर्षा जल संचय प्रणाली स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। गुजरात भारतीय जनता पार्टी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष અને જળ સંરક્ષણ મંત્રી
એવા માનનીય શ્રી CR પાટીલ સાહેબના 71મા જન્મદિવસ નિમિત્તે આજે સમગ્ર વડોદરા શહેરના 5 વિધાનસભા ક્ષેત્રમાં 71થી વધારે સોસાયટીઓમાં જળ સંરક્ષણના કાર્યક્રમની શરૂઆત કરી છે. દરેકે દરેક ઘર, એપાર્ટમેન્ટ, સોસાયટી એમાં પોતાના ઘરે વ્યક્તિગત રીતે જે લોકો આ કામગીરી કરવા માગતા હોય, જેનો ખર્ચ માત્ર 10,000 રૂપિયા થતો હોય છે, એમાં પણ 50% સુધીનો ખર્ચ એ હિન્દુ ફાઉન્ડેશનના માધ્યમથી આપવાનું એની શરૂઆત આજે આપણે કરીએ છીએ. માનનીય શ્રી નવીનસિંહ જેતાવતજી, ભારતીય જનતા પાર્ટીના શિક્ષક સેલના પૂર્વ કન્વીનર, સૌરભ પાર્ક જેવી સોસાયટી સમગ્ર ગુજરાતની સૌથી મોટી સોસાયટી, એમાં 700થી વધારે મકાનો, એમાં આજે આ કામગીરીને આપણે શરૂઆત કરવા જઈ રહ્યા છે. ત્યારે આજના દિવસે માનનીય પાટીલ સાહેબના જન્મદિવસ નિમિત્તે એમને આરોગ્ય અને ભગવાન એમને દીર્ઘાયુ આપે એવી પ્રભુ ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીએ છીએ. સમગ્ર વડોદરા શહેરના કોઈ પણ વ્યક્તિને પોતાના ઘરે આ જળ સંરક્ષણની કામગીરીમાં જોડાવવું હોય તો એમને સસ્નેહ સપ્રેમ આ કામગીરીમાં જોડાવા માટે આમંત્રણ આપીએ છીએ. અને થનારા ખર્ચના 50% સુધીનો ખર્ચ હિન્દુ ફાઉન્ડેશનના માધ્યમથી આપવામાં આવશે. આવનારા સમય એ પાણી માટે સૌથી મહત્ત્વનો સમય છે, ત્યારે આ કામમાં સૌ જોડાય અને ભગવાને આપણને જે આપ્યું છે એ ભગવાનને પાછું આપવાનો એક નાનો પ્રયત્ન આપણા સૌના માધ્યમથી થાય. સંસ્કારી નગરીની આ ઓળખ છે અને આ ઓળખ આપણે જાળવી રાખીએ એવી જ વડોદરા શહેરના સૌ નગરજનોને હું પ્રાર્થના કરું છું. વરસાદનું પાણી જે અગાસીમાં પડે છે અને મેદાન પ્રદેશમાં જે વરસાદનું પાણી આવે છે એને આપણે મોટે ભાગે દરિયાની અંદર જાય છે, કાં તો કોઈ ગટરો મારફતે ગંદા પાણીમાં વહી જાય છે. હવે ચોખ્ખું પાણીનું ભૂગર્ભનું સ્તર છે ને દિવસે ઘટતું જાય છે. સાયન્ટિફિક રિપોર્ટ કહે છે કે 2050માં અડધી વસ્તીને પાણીની તંગીનો અનુભવ થવાનો, વિશ્વની વાત કરું છું. તો આ એક ભૂગર્ભ સુધી ચોખ્ખું પાણી જાય ત્યાં સુધી આ એક આખો અલગ જ પ્રયોગ છે અને બહુ સક્સેસફુલ છે કે વરસાદનું પાણી એક પાઇપ દ્વારા એક ફિલ્ટર મૂકવામાં આવે, એ ફિલ્ટર દ્વારા જે બોરવેલ હોય, જેને પોતાનો બોર હોય એના દ્વારા ભૂગર્ભની અંદર જાય, અથવા તો ડ્રિલિંગ દ્વારા ભૂગર્ભમાં જાય અને ભૂગર્ભની અંદર ચોખ્ખું પાણી જાય વરસાદનું. તો વરસાદનું પાણી તો સૌથી ફાયદાકારક છે, પીવા માટે પણ એટલું જ ફાયદાકારક છે. જૂના જમાનામાં ટાંકા આપણે બનાવતા હતા, જે સૌરાષ્ટ્રમાં પ્રથા ચાલુ છે, પણ અત્યારે કદાચ આપણે ટાંકા પદ્ધતિ ના અપનાવીએ તો આ પદ્ધતિથી આપણે પૃથ્વીના પેટાળ સુધી ચોખ્ખું પાણી લઈ જઈએ તો પાણીની તંગી, કારણ કે ક્યાંક ને ક્યાંક ભૂગર્ભ જળનો ઉપયોગ તો કરવો જ પડશે. દરિયાનું પાણી ખારું છે, એનું ફિલ્ટરેશન થાય છે પણ મોંઘું પડે છે. એટલા માટે આ એક નવતર પ્રયોગ છે અને આ ફિલ્ટરેશન જે છે, વોટર હાર્વેસ્ટિંગ, એ વડોદરાની સૌ प्रजा मतलब આમાં જોડાય આ અભિયાનમાં, એવું નમ્ર અમારો વિનંતી છે, आग्रह है। गुजरात के मेहसाना में महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस ने केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। मेहसाना में इंडियन नेशनल कांग्रेस और महिला कांग्रेस द्वारा महंगाई के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया गया। जिला कांग्रेस और महिला कांग्रेस की बैठक सरदार कांग्रेस भवन में आयोजित की गई, जिसमें कई पदाधिकारी और महिला कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक के बाद महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गैस सिलेंडर हाथ में लेकर रैली निकाली और बढ़ती महंगाई के खिलाफ भाजपा सरकार के खिलाफ नारे लगाए। कार्यकर्ताओं का कहना है कि लगातार बढ़ती गैस सिलेंडर की कीमतों और महंगाई से आम जनता परेशान है। उन्होंने सरकार से महंगाई पर नियंत्रण करने और जनता को राहत देने की मांग की। आरवी गुजरात के वडोदरा के तुलसीवाड़ी पुल के पास एलपीजी सिलेंडर की किल्लत के चलते वडोदरा शहर कांग्रेस द्वारा विरोध जताया गया। मिडिल ईस्ट में युद्ध के चलते देश भर में एलपीजी गैस की किल्लत से आम जनता परेशान है। वडोदरा शहरवासी भी इससे अछूते नजर नहीं आते। इसी मुद्दे को लेकर आज वडोदरा शहर कांग्रेस द्वारा वार्ड नंबर 7 में तुलसीवाड़ी पुल के पास भाजपा सरकार के खिलाफ हल्ला बोल कार्यक्रम आयोजित किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए गैस की किल्लत को जल्द दूर करने की मांग की। पीएम श्री जे ईश्वरीय अवतार छे અને આલ્બર્ટ આઇન્સ્ટાઈન જેવા ટોપમોસ્ટ સાયન્ટિસ્ટની સમકક્ષના સાયન્ટિસ્ટ છે, એમણે આ ટેકનોલોજી આપેલી છે કે ભાઈ ગંદા પાણીના નાળામાં પાઇપ નાખો તો ગેસ ઉત્પન્ન થાય છે। એટલે અત્યારે જ્યારે ઈરાન ઇઝરાયલ અમેરિકાનું યુદ્ધ ચાલે છે, એટલે એ યુદ્ધને કારણે એલપીજીની બહુ શોર્ટેજ છે। એટલે અમે આજે વોર્ડ નંબર 7 તુલસીવાડી ખાતે ગંદા પાણીનું નાળું છે, એમાં આ કાર્યક્રમ માફડ રાખ્યો છે। ગેસ ઉત્પન્ન થયો નથી। 20 મિનિટથી અમે લોકોએ રાહ જોઈ છે
માત્ર ને માત્ર જુમલેબાજી છે. ગુજરાતના સીએમ હતા ત્યારે પણ જુમલેબાજી, 11 વર્ષથી દેશના પીએમ થયા ત્યારે પણ જુમલેબાજી. ને હું તો મારા વોર્ડના પૂર્વ કાઉન્સિલરો 4 એટલે બંદીશભાઈ, એટલે મંચાભાઈ, શ્વેતાબેન ઉત્તેકર અને ભૂમિકાબેનને પણ કહેવા માંગુ છું કે ભાઈ આવો, આ તો તમારા સાહેબની ટેકનોલોજી છે, એમાં અમને કોઈ પક્ષ સાથે વાંધો નથી, અમે તો સમાજ સેવામાં છે, તો તમારી સાથે ભેગા के मड़ी आपने गैस उत्पन्न करिए और लोगों ने सुविधा। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो फाइबर के चैनल नंबर 647 पर वीएनएम टीवी 24 घंटे आपके लिए उपलब्ध है। तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। नमस्कार।